हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। ठीक है, ये अपडेट है 27 अप्रैल 2023 की। दोस्तों, जीजीटी यूनिवर्सिटी के द्वारा और ये रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं, किससे रिलेटेड है? विश्वविद्यालय में टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा भर्ती 2023। टीचिंग स्टाफ के लिए, विश्वविद्यालय में टीचिंग स्टाफ के लिए और संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है टीचिंग एसोसिएट के पदों पर ये विज्ञापन निकाला गया है। तो आप देख सकते हैं, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न पदों में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्न विषयों में टीचिंग एसोसिएट के पदों पर संविदा आधार पर भर्ती हेतु निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये पदों का विवरण है। विश्वविद्यालय ने टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए और विज्ञापन जारी किया है और ये विज्ञापन संविदा के आधार पर लिया जाएगा। ये भर्ती जो होगी वो संविदा बेस के ऊपर होगी, परमानेंट भर्ती नहीं है। फिलहाल संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पदों का वर्गीकरण किया गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, टोटल जो पद हैं, टोटल जो स्वीकृत पद है वो है 10 पद। ठीक है, इसमें बॉटनी का एक पद है, केमिस्ट्री का एक पद है, सिविल इंजीनियरिंग का एक पोस्ट है, कॉमर्स की एक पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की एक पोस्ट है, ज्योग्राफी की एक पोस्ट है, लॉ की एक पोस्ट है, मैनेजमेंट की एक पोस्ट है, योगा की एक पोस्ट है और जूलॉजी की एक पोस्ट है। तो टोटल इस प्रकार से 10 पोस्ट के लिए ये आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं वो आप इसमें देख लीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण, बीएलवी को की एक पोस्ट है। बीएलवी का मतलब है ब्लाइंड एंड लो विजन, ब्लाइंड एंड लो विजन और एक्स सर्विसमैन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की एक पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई है। बाकी पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के लिए, एमबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए। ठीक है, और कुछ पोस्ट जो है वो अनरिजर्व्ड भी है। ठीक है, यूआर भी है, अनरिजर्व्ड। ठीक है, अनारक्षित। फिर ये आगे डिटेल जो है वो महत्वपूर्ण डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। 3 नंबर की देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि दिनांक 28/4/2023 से 27/5/2023 रात्रि 12 बजे तक। उक्त तिथि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन का लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। तो 28/4/2023 से ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और ये रात्रि 12 बजे तक 27 मई तक चालू रहेगी। ठीक है, ये अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा है, अभ्यर्थी को प्रत्येक पद विषय के अनुसार हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा एवं प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। तीसरा, आवेदक द्वारा संबंधित पद हेतु एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन करने पर अंतिम आवेदन पत्र मान्य होगा। अंतिम आवेदन में सूचनाएं अधूरी, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं तो इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। 5 का है, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में अपनी समस्त शैक्षणिक एवं प्रशिक्षित योग्यताओं से संबंधित विवरण प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा, जिसमें योग्यता, उत्तीर्ण करने का वर्ष, संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय, पूर्णांक, प्राप्तांक इत्यादि की सही एवं त्रुटि रहित अनिवार्य है। पूरी जानकारी जो है देनी है आपको और वो भी बिना किसी गलती के। फिर आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के दिशा निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तनीय होगी। ठीक है, फिर है, इच्छुक आवेदकों को निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। शुल्क जो जमा कराना है वो भी ऑनलाइन ही जमा कराना है। फिर आवेदक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन में जानबूझकर असत्य या गलत सूचनाएं अंकित की जाती हैं या कोई तथ्य छुपाया जाता है
तो अभ्यर्थी को अपात्र घोषित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब ये जो आवेदन का शुल्क है दोस्तों, सामान्य वर्ग आवेदन का शुल्क देखिए, सामान्य वर्ग व क्रीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो राशि होगी, शुल्क राशि होगी, वो होगी 350 रुपये। और राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है उनकी राशि होगी, शुल्क जो होगी वो होगी 250 रुपये। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया, आदिम जाति वर्ग के आवेदक की जो फीस होगी, शुल्क होगा, वो होगा 150 रुपये। और राजस्थान राज्य के सभी वर्ग के दिव्यांग, निःशक्त जन एवं जिनके पारिवारिक आय रुपये 2.5 लाख से कम, उनके आवेदन की फीस होगी 150 रुपये। ठीक है। नोट, अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूर्व ये सुनिश्चित कर ले कि वह इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मापदंडों के आधार पर आवेदन करने के पात्र है। आवेदन शुल्क जमा कराने के बाद वापस नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है। यानी आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप योग्य हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है, तो आप इसको देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए इसको। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। ठीक है। आरक्षण भी देय है, अलग अलग पदों पर आरक्षण देय होगा। मानदेय जो है संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी को प्रतिमाह नियत मानदेय प्रदान किया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के द्वारा, सरकार के द्वारा जो मानदेय घोषित किया गया, वो मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सभी न्यूनतम शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, अभ्यर्थी अपात्र होगा। यानी आपके जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट तिथि है, उस दिन तक आपके पास में उस पोस्ट के लिए निर्धारित जो योग्यताएं हैं, एक्सपीरियंस है, वो होना चाहिए, वरना आप अपात्र मान लिए जाओगे। ठीक है। नियुक्ति के लिए अगला देखिए, नियुक्ति के लिए निहर्था, निहर्था का मतलब होता है अयोग्यता, यानी किस वजह से आप नियुक्ति के लिए अपात्र माने जाएंगे। तो ये अलग अलग है, विवाह है, पत्नियां हैं, संतान है, आप इनको पढ़ लो आराम से। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, आप खुद पढ़ लो इनको, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं मेन जो बात है वो आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए, नियुक्ति हेतु आयु सीमा देखिए, राजस्थान सिविल सेवा पदों पर नियुक्ति संविदा पर रखा जाना नियम 2022 के नियम 6 के अनुसार आयु विज्ञापित पदों पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी आयु दिनांक 1/1/2023 को 21 वर्ष से अन्यून हो तथा 40 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ नहीं होना चाहिए। यानी आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 की तिथि से की जाएगी। तो 1 जनवरी 2023 को आप 21 वर्ष की आयु से कम नहीं होने चाहिए और 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर आयु सीमा में अभ्यर्थियों को छूट भी दी गई है। ये अलग अलग कैटेगरी हैं दोस्तों, इनको 5 वर्ष की छूट दी गई, आप पढ़ लो आराम से। ये दूसरी जो कैटेगरी है, राजस्थान राज्य की सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष यानी 40 + 5 45 वर्ष की आयु तक वो आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी। ठीक है। तो EWS है, OBC है, MBC है, SBC है, ST है, SC है, इस वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी, यानी वो 50 वर्ष की आयु तक इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। ये आरक्षण के प्रावधान है। ठीक है, ये आप इनको पढ़ लो आराम से। आरक्षण के जो प्रावधान है वो आप पढ़ लो। ठीक है। ये प्रमाण पत्र से रिलेटेड प्रावधान है, अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान। ठीक है।
अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी देय होगा जब उनके मूल दस्तावेजों की जांच उपरांत अभ्यर्थी नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। यानी आपको जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो तभी दिया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही पाए जाएंगे, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। जिस वर्ग से, जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया उस कैटेगरी से रिलेटेड जो प्रमाण पत्र आपके पास है वो सही है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है, ये जांच के उपरांत ही आपको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिए, इसमें ये डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये दिनांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य किया गया है, अतः इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये आपके पास में अगर आप शादीशुदा है तो विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए, विवाह पंजीयन का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अभ्यर्थी को चयन उपरांत अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथासंभव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें चरित्र के संबंध में कम से कम अच्छा का उल्लेख या अंकित होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। आपको 2 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। एक तो आपने अंतिम जो मतलब शिक्षा जिस शिक्षण संस्था से ग्रहण की है, अंतिम शिक्षा जिस शिक्षण संस्था से ग्रहण की है उस कॉलेज का, उस शिक्षण संस्था का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपका एक तो होना चाहिए, और 2 आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए राजपत्रित अधिकारियों के। ठीक है, ये आपको प्रस्तुत करने होंगे। फिर इसके बाद देखिए, अभ्यर्थी को चयन उपरांत आचरण संबंधी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यथासंभव नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। एक आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा, और उसमें पुलिस के द्वारा प्रदान किया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। फिर अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा जांच संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र यथासंभव नियुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है एवं राज्य सेवा के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। ये चरित्र जो प्रमाण पत्र है, ये चीजें आपको कब उपलब्ध करानी है? जब आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा उस टाइम पे आपको उपलब्ध करानी है। ठीक है। ये बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आप देख लो, क्या क्या प्रमाण पत्र जो है ज्वाइनिंग के वक्त उपलब्ध कराना है। और ये चयन प्रक्रिया है, आपका चयन जो है किस प्रकार से होगा, ये चयन की प्रक्रिया है। देखो, समान प्राप्तांक के एक से अधिक आशार्थी होने पर अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा न्यून आयु के अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। अगर किसी पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले 2 कैंडिडेट्स के जो हैं अंक जो है, प्राप्तांक जो है वो समान है, तो फिर जो अधिक आयु का अभ्यर्थी है ना उसको ऊपर मेरिट में रखा जाएगा, कम आयु उम्र का जो अभ्यर्थी है उसको नीचे वाले मेरिट में रखा जाएगा। इसके बाद देखिए, आयु भी समान होने पर पद अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके अंक अधिक हैं उसे वरीयता क्रम में ऊपर रखा जाएगा तथा जिसके अंक कम हो उसको वरीयता क्रम में नीचे रखा जाएगा। अगर मान लो ऐसी पोजीशन है कि एज समान है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनकी जो मेरिट बनेगी उसमें जो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता धारण करने वाला अभ्यर्थी उसको ऊपर मेरिट में रखा जाएगा, और कम जो शैक्षणिक योग्यता रखने वाला अभ्यर्थी उसको नीचे मेरिट में रखा जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्टेड सूची के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों में भरी गई सूचनाओं, प्राप्तांकों एवं वांछित दस्तावेजों के सत्यापन एवं पात्रता की जांच की कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। आपने जो फॉर्म भेजा है, एग्जाम वगैरह रिजल्ट आ गया सब कुछ, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही के उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार कट ऑफ जारी कर उनकी मेरिट एवं सूची जारी की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन का एक अवसर देने के बाद जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद में उसके दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये फिर देखिए, ये अन्य शर्तें हैं, ये आप पढ़ लो आराम से। ये संविदा कर्मी को कितनी मतलब क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो आप पढ़ लो।
ये आपके द्वारा जो शपथ दिया जाएगा, शपथ पत्र दिया जाएगा, उसका प्रारूप है। ठीक है, ये शपथ पत्र का प्रारूप है। फिर ये देखो दोस्तों, ये अलग अलग योग्यताएं हैं। टीचिंग एसोसिएट की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या अनुभव आवश्यक होगा और कितना वेतन होगा, ये इसमें आप देख सकते हैं। योग्यताएं भी देख लो आप और वेतन भी देख लो। ये बाकी जो है अन्य रूल बताए गए हैं, आप इसको देख लो। इसमें देखो, अभियांत्रिकी, गैर अभियांत्रिकी विषय टीचिंग एसोसिएट, यदि आवेदक 1:10 से अधिक हुए तो एक संवीक्षा परीक्षा न्यूनतम अर्हता अंक यूजीसी एआईसीटीई अनुसार केवल अर्हता प्राप्त करने हेतु आयोजित की जाएगी, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। समीक्षा उपरांत प्रति पद 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य मेरिट हेतु सम्मिलित किया जाएगा। समीक्षा परीक्षा की प्रकृति इस प्रकार होगी, यानी अगर किसी पोस्ट के लिए 1:10 से अधिक जो है कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है तो उस सिचुएशन में क्या होगी, आपकी समीक्षा परीक्षा होगी। ठीक है, और उस समीक्षा परीक्षा के अंदर 2 प्रश्न पत्र होंगे, 2 पेपर होंगे। तो कौन कौन से प्रकार के 2 पेपर होंगे वो नीचे देख लो आप। ये प्रश्न पत्र प्रथम है, मानसिक योग्यता और शोध अभिवृत्ति का। ये द्वितीय प्रश्न पत्र है, ब्रांच या विषय विशेषज्ञ का। आप जिस पोस्ट के लिए, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रखा है ना आपने, उसका। और ये परीक्षा का लेवल रहेगा, ये सेकंड पेपर है, ये पीजी लेवल का होगा। फर्स्ट पेपर जो है ये नेट स्लेट, यूजीसी की जो नेट एग्जाम होती है, सेट एग्जाम होती है, उसके लेवल का रहेगा। पूर्णांक 150 का होगा फर्स्ट पेपर। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 आएंगे इसमें, प्रति प्रश्न 3 नंबर का होगा। जबकि सेकंड पेपर जो है इसका पूर्णांक 300 नंबर का रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 आएंगे, प्रति प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये अनुभव है दोस्तों। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस जो आपके पास अगर है, किसी भी निजी राजकीय महाविद्यालय या निजी राजकीय महाविद्यालय में अधिकतम 5 वर्ष। ठीक है, वर्ष गणना 365 दिन पूर्ण होने, एक शैक्षणिक सत्र पूरा होने पर 1 वर्ष मानते हुए के अनुभव पर 10% अंक देय होंगे। उदाहरण, 1 वर्ष के अनुभव के 2 अंक, 2 वर्ष के अनुभव के 4 अंक। तो ये जो है आपका अनुभव काउंट किया जाएगा इस प्रकार से। फिर ये देखो, ये राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल, पीयर रिव्यू या यूजीसी केयर लिस्ट में सूचीबद्ध में प्रकाशित लेखों के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, प्रति शोध 2 अंक। यानी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के अंदर आपका लेख जो है, पेपर जो वो पब्लिश्ड होना चाहिए। तो एक पेपर पब्लिश्ड के लिए, एक शोध पत्र के प्रकाशन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम आपको 10 अंक जो है वो देय होंगे। इंटरव्यू देखिए, इसके 10 अंक देय होंगे। साक्षात्कार में अभ्यर्थी के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित लेखों एवं कार्य अनुभवों को विशेष रूप से देखा जाएगा। आपका इंटरव्यू जो होगा वो 10 नंबर का होगा और इसमें विशेष रूप से किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो जर्नल में जो लेख प्रकाशित हुए थे उससे रिलेटेड, या आपका जो कार्य अनुभव है, जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर है, इस प्रकार इस संविदा पद में मेरिट कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। संविदा पर उसी अनुरूप चयन किया जाएगा। प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और ये जो है, ये अलग अलग मतलब नंबर जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय के लिए है, जैसे स्नातक के अंदर 25%, स्नातकोत्तर के लिए 45%, ये अनुभव के 10, शोध के 10, साक्षात्कार के 10, और कुल इस प्रकार से 100 अंक हो गए। इनके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और ये शेष जो विषय हैं उनके लिए ये अलग अलग जो है प्रतिशत हो गए, अनुभव के, पीएचडी के, नेट के, एक्सपीरियंस के, यूजी के, पीजी के, सबके जो है पेपर पब्लिश्ड के, इस आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ये योग्यताएं रखते हैं तो पोस्ट के लिए अप्लाई करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।